वेलकम टू द करंट अफेयर्स हाइब्रिड ऑडियो बुक सीरीज। इस सीरीज में हम विजन आईएएस मंथली मैगजीन से यूपीएससी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट करंट डेवलपमेंट्स को कवर करेंगे। यू आर वाचिंग यूपीएससी सिविल 360। जस्ट प्लग इन एंड स्टे यूपीएससी रेडी। Today we are going to discuss polity from the September monthly magazine of Vision IAS. So let's dive deep into the topic. Criminalization of politics. Okay, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक। और सच कहूं तो काफी चिंताजनक टॉपिक है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स यानी राजनीति का अपराधीकरण। हाल ही में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर की 2024 की रिपोर्ट आई है और इसके जो फिगर्स है वो वाकई चौंकाने वाले हैं। हाँ, मैंने भी देखा, काफी डिस्टर्बिंग आंकड़े हैं। रिपोर्ट कहती है कि यूनियन और स्टेट लेवल पर लगभग 47% मिनिस्टर्स पर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। 47% मतलब करीब करीब आधे। हाँ, और इतना ही नहीं, इनमें से लगभग 27% मिनिस्टर्स पर तो सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं, मतलब गंभीर आपराधिक आरोप। तो इसका सीधा मतलब तो यही हुआ ना कि क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लोग हमारे पॉलिटिकल और इलेक्टोरल प्रोसेस में लगातार अपनी जगह बना रहे हैं। ये हमारी डेमोक्रेसी, गवर्नेंस और रूल ऑफ लॉ के लिए कितना बड़ा चैलेंज है। ये बहुत बहुत गंभीर चैलेंज है। देखिए, ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, ये असल में हमारे लोकतंत्र की जड़ों को, शासन व्यवस्था को और कानून के राज को, मतलब रूल ऑफ लॉ को अंदर से खोखला करता है। इसके पीछे क्या कारण लगते हैं, मतलब क्यों हो रहा है ये सब? इसके पीछे कई फैक्टर्स हैं और ये आपस में जुड़े हुए हैं। एक तो सबसे बड़ा और शायद सबसे पुराना कारण है पॉलिटिको क्रिमिनल नेक्सस। हाँ, ये टर्म काफी सुनने में आता है। जी, ये एक तरह का गठजोड़ है। इसमें राजनेता अपने चुनाव जीतने के लिए, अपना दबदबा बनाने के लिए अपराधियों की मसल पावर और मनी पावर का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। और दूसरी तरफ अपराधी लोग कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए, इम्यूनिटी पाने के लिए और समाज में एक तरह की लेजिटिमेसी, मतलब स्वीकार्यता हासिल करने के लिए राजनीति में घुस आते हैं। मतलब एक दूसरे का फायदा। बिल्कुल, एक हैंड इन ग्लव सिचुएशन है और ये कोई नई बात नहीं है। वोहरा कमेटी रिपोर्ट ने 1993 में ही इस खतरनाक राजनेता अपराधी नौकरशाह नेक्सस की तरफ इशारा कर दिया था। 1993 मतलब ये समस्या दशकों पुरानी है। और क्या कारण है इसके अलावा? दूसरा एक बड़ा फैक्टर है विनेबिलिटी फैक्टर, मतलब जीतने की क्षमता। विनेबिलिटी, ये कैसे? एडीआर की 2024 की रिपोर्ट में ही एक पैराडॉक्स, एक विरोधाभास दिखता है। जिन कैंडिडेट्स पर क्रिमिनल केसेस हैं, उनका सक्सेस रेट यानी चुनाव जीतने की संभावना 15.3% है। अच्छा। जबकि साफ सुथरी छवि वाले, बिना केस वाले कैंडिडेट्स का सक्सेस रेट सिर्फ 4.4% है। ये तो बहुत बड़ा अंतर है। तो क्या पार्टियां जानबूझकर ऐसे लोगों को टिकट देती हैं? हाँ, कई बार ऐसा ही होता है। पार्टीज को लगता है कि जिनके पास मनी प्लस मसल पावर है वही चुनाव जिता सकते हैं, तो विनेबिलिटी के नाम पर वो ऐसे उम्मीदवारों को चुनने से परहेज नहीं करती। ये तो लोकतंत्र के लिए बड़ी अजीब स्थिति है कि जीतने के लिए क्रिमिनल बैकग्राउंड होना एक तरह से फायदेमंद माना जा रहा है। बिल्कुल अजीब है और खतरनाक भी। तीसरा कारण है हाई इलेक्शन कॉस्ट। चुनाव लड़ना बहुत महंगा हो गया है। हाँ, ये तो है। और इस भारी भरकम खर्च को पूरा करने के लिए अक्सर ब्लैक मनी और क्रिमिनल नेटवर्क्स का सहारा लिया जाता है। इससे अपराधियों पर निर्भरता और बढ़ जाती है। चौथा कारण है हमारा स्लो जुडिशियल सिस्टम। केसेस सालों साल चलते रहते हैं, कन्विक्शन रेट यानी सजा मिलने की दर बहुत कम है। हाँ, तारीख पे तारीख। वही बात, इससे अपराधियों को लगता है कि उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। उन्हें एक तरह की इम्प्यूनिटी यानी सजा से छूट का एहसास होता है। एडीआर 2024 के ही आंकड़े बताते हैं कि 2009 से लेकर अब तक क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले एमपीज यानी सांसदों की संख्या में 55% की बढ़ोतरी हुई है। 55%? ये तो बहुत ज्यादा है। जी, और आखिर में एक और फैक्टर है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। कई बार वोटर्स उम्मीदवार के क्रिमिनल बैकग्राउंड को नजरअंदाज कर देते हैं। क्यों? वो जाति, धर्म या अपनी लोकल लॉयल्टी के आधार पर वोट दे देते हैं। उनके लिए उम्मीदवार का बैकग्राउंड उतना मायने नहीं लगता जितना उसकी जाति या धर्म रखता है। तो ये सारे फैक्टर्स मिलकर इस समस्या को और गहरा बना रहे हैं। अच्छा, तो इससे निपटने के लिए हमारे पास क्या कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल प्रोविजंस है? क्या कानून कुछ नहीं कहता इस बारे में? कानून है, बिल्कुल है। जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट आरपीए 1951 है। इसका सेक्शन 8 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति कुछ गंभीर अपराधों, मतलब हीनस क्राइम्स में दोषी पाया जाता है या उसे 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है, तो उसे चुनाव लड़ने से डिस्क्वालीफाइड यानी अयोग्य ठहराया जा सकता है। तो फिर दिक्कत कहाँ है? हमने तो देखा है कि सजा होने के बाद भी लोग राजनीति में बने रहते हैं, चुनाव लड़ते हैं। हाँ, यहीं पर एक लूप होल है, एक पेंच है। इसी आरपीआई एक्ट का सेक्शन 11 इलेक्शन कमीशन को ये पावर देता है कि वो इस डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड यानी अयोग्यता की अवधि को हटा सकती है या कम कर सकती है। अच्छा, ईसी ऐसा कर सकती है? जी, इसका एक उदाहरण हमने 2019 में प्रेम सिंह तमांग के केस में देखा था। तो ये तो कानून को कमजोर करने वाली बात हो गई। बिल्कुल, हालांकि सुधार की कोशिशें भी चल रही हैं। एक 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल प्रपोज किया गया है। अच्छा, उसमें क्या है? कोई मंत्री गिरफ्तार होता है और किसी ऐसे अपराध के लिए लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रहता है जिसकी सजा 5 साल या उससे ज्यादा हो सकती है, तो उसे मंत्री पद से हटा दिया जाएगा। ये लागू हो जाए तो शायद कुछ फर्क पड़े। अच्छा, जुडिशरी का, न्यायपालिका का इस मामले में क्या रोल रहा है?
जुडिशरी ने समय समय पर काफी महत्वपूर्ण हस्तक्षेप किए हैं, जैसे यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एडीआर 2002 केस था। हाँ, वो तो लैंडमार्क केस था। जी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई को निर्देश दिया कि सभी कैंडिडेट से उनके क्रिमिनल, फाइनेंशियल और एजुकेशनल बैकग्राउंड का ब्यौरा लेते हुए एफिडेविट्स यानी हलफनामे लिए जाएं, ताकि वोटर्स को पता चले कि वो किसे वोट दे रहे हैं। सही। और फिर लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013 केस आया। इसमें कोर्ट ने एक और बड़ा फैसला दिया। कहा कि जिन एमपीज या एमएलएस को 2 साल या उससे अधिक की सजा होती है, वो इमीडिएटली डिस्क्वालीफाइड यानी तुरंत अयोग्य माने जाएंगे। उन्हें अपील पेंडिंग होने का बहाना नहीं मिलेगा। ये भी बड़ा कदम था। हाँ, और फिर पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2019 केस में कोर्ट ने पॉलिटिकल पार्टीज के लिए मैंडेटरी कर दिया कि वो अपने कैंडिडेट्स के क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को अपनी वेबसाइट्स पर, सोशल मीडिया पर और कम से कम 2 प्रमुख न्यूज़पेपर्स में पब्लिश करें। ताकि जनता को पता चले। हाँ, ताकि ट्रांसपेरेंसी बढ़े। तो जुडिशियल इंटरवेंशंस तो काफी हुए हैं, लेकिन जमीनी हकीकत शायद उतनी नहीं बदली है। तो आगे का रास्ता क्या हो सकता है? वे फॉरवर्ड क्या है? देखिए, कुछ और ठोस कदम उठाने की जरूरत है। पहला, झूठे हल्फनामे यानी फॉल्स एफिडेविट्स देने पर सजा बढ़ानी होगी। 244 लॉ कमीशन रिपोर्ट 2014 ने सिफारिश की थी कि इसके लिए कम से कम 2 साल की सजा हो और इसे डिस्क्वालिफिकेशन का आधार यानी ग्राउंड फॉर डिस्क्वालिफिकेशन बनाया जाए। अभी सजा बहुत कम है। और क्या? दूसरा, इलेक्टोरल केसेस यानी चुनावी मामलों की फास्ट ट्रैक सुनवाई के लिए हाई कोर्ट्स में डेडिकेटेड इलेक्शन बेंचेस बनाने की जरूरत है, जो डे टू डे हियरिंग करें। अभी ये मामले सालों खिंच जाते हैं। हाँ, ये तो जरूरी है। तीसरा, आरपीए 1951 के सेक्शन 11 में सुधार करना होगा। जो ईसी को डिस्क्वालिफिकेशन कम करने की पावर है, उसे सीरियस क्राइम्स के मामलों में रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। मतलब ईसी की शक्ति कम करनी होगी। हाँ, खासकर गंभीर अपराधों के संदर्भ में। और चौथा, फाइनेंशियल एंड ट्रांसपेरेंसी रिफॉर्म्स बहुत जरूरी हैं, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज को राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आरटीआई एक्ट 2005 के दायरे में लाना। आरटीआई पार्टीज तो इसका विरोध करती हैं। हाँ, करती हैं, लेकिन क्लीन फंडिंग और अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए ये जरूरी है। पता तो चले कि पार्टियों को पैसा कहाँ से मिल रहा है। तो कुल मिलाकर एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच की जरूरत है। बिल्कुल। संक्षेप में कहूं तो राजनीति का अपराधीकरण भारतीय लोकतंत्र के लिए एक ग्रेव थ्रेट, एक गंभीर खतरा है। जुडिशियल और लेजिस्लेटिव इंटरवेंशंस हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इस क्रिमिनल पॉलिटिशियन नेक्सस को तोड़ने और एथिकल गवर्नेंस यानी नैतिक शासन सुनिश्चित करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है मजबूत पॉलिटिकल विल यानी राजनीतिक इच्छा शक्ति की, और साथ ही वोटर्स में जागरूकता, वोटर अवेयरनेस की। जब तक वोटर्स जागरूक नहीं होंगे, पार्टियां भी शायद ही बदलें। जुडिशियल पेंडेंसी। चलिए अब अगले मुद्दे पर आते हैं। यह भी एक ऐसी चुनौती है जो सीधे सीधे आम नागरिक की जिंदगी को प्रभावित करती है। जुडिशियल पेंडेंसी यानी अदालतों में लंबित मुकदमों का पहाड़। हाँ, ये एक और बहुत बड़ी समस्या है हमारे सिस्टम की। ताजा आंकड़े तो यही बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग केसेस की संख्या 88,417 के रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गई है। 88,000 से ज्यादा? जी, और नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड के अनुसार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में करीब 4.5 करोड़ मामले पेंडिंग हैं। 4.5 करोड़? और हाई कोर्ट्स में लगभग 63 लाख। ये नंबर्स तो वाकई डराने वाले। इतने सारे लोग न्याय का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, ये आंकड़े बहुत चिंताजनक हैं। और इस जुडिशियल पेंडेंसी के पीछे कई सिस्टेमिक कारण हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक वजह हो। क्या है वो मुख्य कारण? सबसे पहला और शायद सबसे ज्यादा डिस्कस्ड कारण है अपर्याप्त जज पॉपुलेशन रेशियो। जजों की कमी। हाँ, भारत में प्रति मिलियन यानी 10 लाख लोगों पर सिर्फ 21 जजेस हैं, जबकि 120th लॉ कमीशन ने सालों पहले रिकमेंडेशन दी थी कि कम से कम 50 जजेस प्रति मिलियन होने चाहिए। 21 और 50, ये तो बहुत बड़ा गैप है। बिल्कुल, जजेस की कमी से जो मौजूदा जजेस हैं उन पर वर्कलोड बहुत ज्यादा है। काम का बोझ ज्यादा होगा तो जाहिर है मामलों के निपटारे में देरी होगी। सही बात है। और क्या कारण है? दूसरा कारण है ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन यानी एडीआर मैकेनिज्म्स का उतना प्रभावी न होना या कम इस्तेमाल होना, जैसे मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, लोक अदालत और ग्राम न्यायालय। अच्छा, एडीआर से कैसे मदद मिलती? एडीआर का मकसद होता है कि अदालतों का बोझ कम किया जाए, छोटे मोटे विवाद आपसी सहमति से बातचीत से सुलझा लिए जाए। लेकिन ये मैकेनिज्म्स या तो ठीक से काम नहीं कर रहे या लोग इनका इस्तेमाल कम करते हैं। ज्यादातर राज्यों में ग्राम न्यायालय जो गांव के स्तर पर छोटे विवाद सुलझा सकते थे, वो तो इफेक्टिव तरीके से स्थापित ही नहीं हो पाए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रक्रिया में भी कुछ कमियां होंगी। हाँ बिल्कुल। तीसरा कारण है सिस्टेमिक एंड प्रोसीजरल इनएफिशिएंसीज। हमारी न्याय प्रक्रिया थोड़ी जटिल है, मल्टीपल अपील्स की गुंजाइश है, यानी एक ही मामले में कई बार अपील हो सकती है। फिर फ्रीक्वेंट एडजर्नमेंट्स यानी बार बार सुनवाई का टल जाना, ये एक आम बात है। और कई बार फ्रिवलस लिटिगेशंस यानी बिना मतलब के तुच्छ मुकदमे भी दायर कर दिए जाते हैं, जो सिस्टम पर बेवजह बोझ डालते हैं। और मामलों को प्रायोरिटाइज करने का कोई सिस्टम है? यहीं पर कमी है। मामलों को उनकी अर्जेंसी यानी तात्कालिकता या उनकी सिमिलैरिटी यानी समानता के आधार पर कैटेगराइज और ग्रुप करने की भी एक कोहेरेंट व्यवस्था का अभाव है। सब एक ही कतार में लगे रहते हैं। अच्छा, और इंफ्रास्ट्रक्चर? चौथा कारण है डेफिशिएंट जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी। अदालतों में सपोर्ट स्टाफ की कमी है,
कोर्ट रूम्स कम है, डिजिटल सुविधाएं पर्याप्त नहीं है। निचली अदालतों में टेक्नोलॉजी अडॉप्शन यानी तकनीक को अपनाने की रफ्तार अभी भी धीमी है। पैसे की कमी भी एक मुद्दा है। हाँ बिल्कुल। 5वां कारण है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। हमारी न्यायपालिका को देश की जीडीपी का सिर्फ 0.1% बजट मिलता है। सिर्फ 0.1%? हाँ, जबकि हम डिफेंस पर जीडीपी का लगभग 2% खर्च करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने के लिए, टेक्नोलॉजी लाने के लिए पैसा तो चाहिए। सही कहा। और छठा कारण? छठा, और ये काफी अहम है, कि सरकार खुद एक मेजर लिटिगेंट है। मतलब सरकार खुद सबसे बड़ी मुकदमेबाज है। सरकार? वो कैसे? करीब 50% मुकदमेबाजी के लिए सरकारी एजेंसियां ही जिम्मेदार हैं, चाहे वो सर्विस मैटर्स हो, टैक्स डिस्प्यूट्स हो या जमीन अधिग्रहण के मामले। इससे अदालतों पर अननेसेसरी केस लोड बहुत बढ़ जाता है। अच्छा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो ये सब कारण मिलकर पेंडेंसी को बढ़ा रहे हैं। इसका असर क्या होता है? क्या ये सिर्फ डिले है या इसके कॉन्सिक्वेंसेस और भी गहरे हैं? इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत गहरे हैं। सिर्फ डिले नहीं है ये। सबसे पहले तो ये नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है। फंडामेंटल राइट्स का? कैसे? हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1979 केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि राइट टू स्पीडी ट्रायल यानी त्वरित सुनवाई का अधिकार संविधान के आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का अभिन्न हिस्सा है। जब सुनवाई में सालों लगते हैं तो ये सीधे सीधे इस अधिकार का हनन है। डिले जस्टिस इज डिनाइड जस्टिस। हाँ, ये कहावत तो सुनी है। और सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या होते हैं? सामाजिक तौर पर जब न्याय मिलने में देरी होती है तो रूल ऑफ लॉ यानी कानून के शासन पर लोगों का भरोसा कमजोर होता है। अपराधियों को लगता है कि कानून उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और एक बहुत ही दुखद पहलू है अंडर ट्रायल्स का। हमारी जेलों में बंद कैदियों में से लगभग 76% अंडर ट्रायल्स है। 76%? हाँ। मतलब 3/4 से ज्यादा? हाँ, ये वो लोग हैं जिन पर मुकदमा चल रहा है लेकिन उन्हें अभी तक दोषी नहीं ठहराया गया है। वो बस सालों से फैसले का इंतजार कर रहे हैं, जेल में बंद है। ये दिखाता है कि सिस्टम कितना स्लो है। ये तो बहुत गंभीर बात है। और आर्थिक असर? आर्थिक रूप से देखें तो पेंडेंसी से लिटिगेशन कॉस्ट बढ़ती हैं। बार बार सुनवाई, वकील की फीस, आने जाने का खर्च, ये सब आम आदमी पर बोझ डालता है। सही। और बड़े स्तर पर देखें तो लैंड एक्विजिशन और एनवायरनमेंट से जुड़े मामलों में देरी की वजह से बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अटक जाते हैं। इससे देश का इकोनॉमिक ग्रोथ प्रभावित होता है। और इन सबसे लोगों का विश्वास? बिल्कुल। अंततः इन सबसे जुडिशरी में पब्लिक ट्रस्ट यानी जनता का विश्वास कम होता है। लोग निराश और हताश हो जाते हैं। कई बार तो लोग न्याय पाने के लिए गैर कानूनी तरीकों, जिसे कभी कभी ब्लैक कोट सिंड्रोम भी कह देते हैं, उनके तरफ देखने लगते हैं। तो ये समस्या तो बहुत विकराल है। सरकार ने इससे निपटने के लिए क्या कदम उठाए हैं? कोई स्कीम्स या इनिशिएटिव्स हैं? हाँ, सरकार ने कुछ प्रयास किए हैं। जैसे 2011 में नेशनल मिशन फॉर जस्टिस डिलीवरी एंड लीगल रिफॉर्म्स NMJDLR शुरू किया गया था। NMJDLR? इसका क्या फोकस था? इसका मुख्य फोकस था बकाया मामलों यानी अरियर्स को कम करना और प्रोसीजरल और इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म्स करना। फिर जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम CSS भी चल रही है। इसमें क्या होता है? इसके तहत कोर्ट हॉल्स बनाना, जजेस के लिए आवास बनाना, वकील हॉल, शौचालय और डिजिटल सुविधाएं जैसे कंप्यूटर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आदि उपलब्ध कराना शामिल है। टेक्नोलॉजी पे भी जोर है। हाँ, ई-कोर्ट्स मिशन मोड प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसके 3 फेजेस I, 2, 3 लागू हो चुके हैं या हो रहे हैं। इसमें अदालतों का कंप्यूटराइजेशन, ई-फाइलिंग की सुविधा, वर्चुअल हियरिंग्स, जजेस के लिए जस्टिस ऐप और आम जनता के लिए वर्चुअल जस्टिस क्लॉक जैसी पहले शामिल हैं। वर्चुअल जस्टिस क्लॉक, ये क्या है? ये रियल टाइम में दिखाता है कि किसी कोर्ट में कितने मामले दर्ज हुए, कितने निपटाए गए और कितने लंबित हैं, ट्रांसपेरेंसी के लिए। अच्छा, और कोई कानून? कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट 2015 बनाया गया है ताकि बिजनेस डिस्प्यूट्स का तेज निपटारा हो सके। इसके तहत कमर्शियल कोर्ट स्थापित किए गए हैं। और हीनस क्राइम्स और लंबे समय से पेंडिंग मामलों जैसे POCSO के मामले, NIA के मामले, इनके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स FTCs भी बनाए गए हैं। और जैसा मैंने पहले कहा, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स को भी प्रमोट किया जा रहा है। तो प्रयास तो हो रहे हैं, लेकिन शायद काफी नहीं है। भविष्य के लिए क्या किया जा सकता है? वे फॉरवर्ड क्या सुझाया जा रहा है? देखिए, कई अच्छे सुझाव हैं जिन पर गंभीरता से अमल करने की जरूरत है। एक सुझाव पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना ने 2021 में दिया था, नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी NGIA बनाने का। NGIA ये क्या करेगी? ये एक नेशनल लेवल की बॉडी होगी जो पूरे देश में जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग, फंडिंग, मैनेजमेंट और मेंटेनेंस का काम देखेगी। अभी ये काम राज्यों के स्तर पर होता है और उसमें कोऑर्डिनेशन की कमी रहती है। ये तो अच्छा आइडिया लगता है।
और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल? हाँ, टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल हो सकता है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का उपयोग केस मैनेजमेंट में, वर्कलोड प्रिडिक्शन में किया जा सकता है। इससे एफिशिएंसी बढ़ सकती है। और जजों की कमी का क्या? जजों की कमी पूरी करने के लिए रेगुलर अपॉइंटमेंट्स तो जरूरी हैं ही, साथ ही संविधान के आर्टिकल्स 128 और 224A का इस्तेमाल करके रिटायर्ड जजेस को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में एडहॉक जजेस के तौर पर नियुक्त किया जा सकता है, ताकि बैकलॉग कम करने में मदद मिले। अच्छा, रिटायर्ड जजेस की मदद ली जा सकती है। और प्रक्रियात्मक स्तर पर क्या बदलाव लाए जा सकते हैं? प्रोसीजरल रिफॉर्म्स? प्रोसीजरल रिफॉर्म्स भी उतने ही जरूरी हैं। जैसे हाई कोर्ट्स और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को एनुअल डिस्पोजल टारगेट्स तय करने चाहिए और उनकी पीरियोडिक रिव्यूज करनी चाहिए कि वो टारगेट अचीव हो रहे हैं या नहीं। मतलब एक लक्ष्य तय हो। हाँ, और अननेसेसरी एडजॉर्नमेंट्स, जो बार बार सुनवाई टल जाती है, उस पर सख्ती से रोक लगनी चाहिए। इसके लिए नियमों को और सख्त बनाया जा सकता है। और सरकार जो खुद एक बड़ी लिटिगेंट है, उसका क्या? गवर्नमेंट लिटिगेशन में सुधार लाना बहुत बहुत जरूरी है। सरकार को रिपीटेटिव केसेस कम करने चाहिए, कानून बनाते समय क्लैरिटी रखनी चाहिए ताकि एम्बिग्विटी ना रहे, सरकारी विभागों द्वारा नियमों का कंप्लायंस सुनिश्चित करना चाहिए और फ्रिवलस पिटीशंस दायर करने पर जुर्माना लगाना चाहिए। और एडीआर? एडीआर मैकेनिज्म्स का और ज्यादा विस्तार करना होगा, जैसे प्री लिटिगेशन मीडिएशन को ज्यादा बढ़ावा देना, यानी मुकदमा दायर करने से पहले ही मध्यस्थता की कोशिश अनिवार्य करना, और लोकल लेवल पर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को प्रमोट करना। तो निष्कर्ष यही निकलता है कि जुडिशियल पेंडेंसी भारत के जस्टिस डिलीवरी सिस्टम के सामने खड़ी सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, टेक्नोलॉजी को अपनाना, एडीआर का भरपूर इस्तेमाल करना और जुडिशियल मैन पावर यानी जजों और स्टाफ की संख्या बढ़ाना, ये सब मिलकर ही स्पीडी जस्टिस फॉर ऑल के संवैधानिक वादे को हकीकत में बदल सकते हैं। नेशनल मेडिकल कमीशन, एनएमसी। चलिए अब रुख करते हैं हेल्थ सेक्टर की तरफ और बात करते हैं नेशनल मेडिकल कमीशन यानी एनएमसी की। हाल ही में एनएमसी ने अपनी स्थापना के 5 साल पूरे किए हैं। जी हाँ, सितंबर 2020 में ये अस्तित्व में आई थी। और इसने भारत में मेडिकल एजुकेशन और गवर्नेंस में सुधार लाने के लिए पुरानी और अक्सर विवादों में रहने वाली मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (MCI) की जगह ली थी। बिल्कुल। एनएमसी का गठन नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 के तहत हुआ था। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के तहत एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब इसे संसद के कानून द्वारा बनाया गया है। हाँ, बिल्कुल। इसकी संरचना, इसकी कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नियुक्त एक चेयरपर्सन होते हैं, 10 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। इनमें सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और मेडिकल एजुकेशन एक्सपर्ट्स शामिल होते हैं, और राज्यों व यूनियन टेरिटरीज का प्रतिनिधित्व करने वाले 22 पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं। तो काफी बड़ी बॉडी है ये। इसके काम को आसान बनाने के लिए कुछ बोर्ड्स भी हैं शायद। हाँ, एनएमसी के स्ट्रक्चर में 4 ऑटोनोमस बोर्ड्स बनाए गए हैं जो अपने अपने स्पेसिफिक एरिया को देखते हैं। कौन से? पहला है अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड, UGMEB। ये MBBS लेवल की शिक्षा, उसका करिकुलम और एंट्रेंस एग्जाम्स जैसे नीट UG इनको रेगुलेट करता है और स्टैंडर्ड्स तय करता है। ठीक है। दूसरा है पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड, PGMB। ये PG कोर्सेज, MD MS वगैरह और उनके एंट्रेंस एग्जाम्स जैसे नीट PG इनको रेगुलेट करता है और मेडिकल रिसर्च के स्टैंडर्ड्स को भी बढ़ावा देता है। तीसरा है मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड, MARB। इसका काम है मेडिकल कॉलेजेस का असेसमेंट करना, उनकी रेटिंग करना, उन्हें रिकग्निशन यानी मान्यता देना और ये सुनिश्चित करना कि वो तय स्टैंडर्ड्स का पालन कर रहे हैं या नहीं। और चौथा है एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड, EMRB। ये 2 मुख्य काम करता है। एक तो नेशनल मेडिकल रजिस्टर NMR को मेंटेन करना, जिसमें देश के सभी क्वालिफाइड डॉक्टर्स का रिकॉर्ड होता है। अच्छा, एक सेंट्रल रजिस्ट्री। हाँ, और दूसरा डॉक्टर्स के बीच प्रोफेशनल एथिक्स यानी पेशेवर नैतिकता को लागू करना और उससे जुड़े मामलों को देखना। तो ये 4 बोर्ड्स मिलकर एनएमसी के काम को संभालते हैं। संक्षेप में एनएमसी के की फंक्शंस यानी मुख्य कार्य क्या हुए? देखिए, इसके कई की फंक्शंस हैं। पहला, पूरे देश में हाई क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन और एथिकल मेडिकल प्रैक्टिस सुनिश्चित करने के लिए पॉलिसीज बनाना और स्टैंडर्ड्स तय करना। दूसरा, देश की हेल्थ नीड्स और उपलब्ध रिसोर्सेज की हेल्थ केयर प्लानिंग करना ताकि मेडिकल प्रोफेशनल्स का डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से हो। ऐसा ना हो कि शहरों में डॉक्टर ज्यादा हों और गांवों में कम। हाँ, ये तो बड़ी समस्या है। तीसरा, जो 4 ऑटोनोमस बोर्ड्स हैं उनके बीच कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय बनाए रखना। चौथा, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस द्वारा नियमों के कंप्लायंस की ओवरसाइट करना यानी निगरानी रखना, और अगर बोर्ड्स की किसी फैसले से कोई सहमत नहीं है तो उसकी अपील सुनना। अच्छा, अपील का मैकेनिज्म भी है? जी। पांचवा, डॉक्टर्स के बीच प्रोफेशनल कॉन्डक्ट के स्टैंडर्ड्स लागू करना यानी एथिक्स रेगुलेशन। छठा, प्राइवेट और डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस में 50% सीटों के लिए फी रेगुलेशन यानी फीस तय करना। सिर्फ 50% सीटों के लिए? हाँ, फिलहाल कानून में यही प्रावधान है। और सातवां, रूरल और अंडरसर्व्ड एरियाज में बेसिक हेल्थ केयर सर्विसेज देने के लिए कम्युनिटी हेल्थ प्रोवाइडर्स को सीमित लाइसेंसिंग देना। कम्युनिटी हेल्थ प्रोवाइडर्स, ये कौन होते हैं? ये वो लोग हो सकते हैं जिन्होंने फॉर्मल MBBS डिग्री नहीं ली है लेकिन उन्हें बेसिक हेल्थ केयर देने की ट्रेनिंग दी गई हो।
एनएमसी एक्ट में इसका प्रावधान है, हालांकि इस पर काफी बहस भी हुई है। समझ गई। तो ये सब तो काफी एम्बिशियस रिफॉर्म्स लग रहे हैं, लेकिन क्या एनएमसी के कामकाज में पिछले 5 सालों में कुछ इश्यूज या चैलेंजेस भी सामने आए हैं? हाँ, चुनौतियां तो हैं। कोई भी नई संस्था जब बनती है तो टीथिंग प्रॉब्लम्स होती हैं और कुछ स्ट्रक्चरल इश्यूज भी हो सकते हैं। पहला मुद्दा उठाया जाता है गवर्नेंस गैप का। गवर्नेंस गैप मतलब ये कि एनएमसी की संरचना में डॉक्टर्स का वर्चस्व ज्यादा है। इसमें पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स, सोशल साइंटिस्ट्स, हेल्थ इकोनॉमिस्ट्स और सबसे जरूरी सिटीजन्स या पेशेंट रिप्रेजेंटेटिव्स का उतना रिप्रेजेंटेशन नहीं है जितना होना चाहिए। एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की कमी महसूस की जाती है। हाँ, ये तो जरूरी है कि अलग-अलग पर्सपेक्टिव्स हों। बिल्कुल। एक और बात है कि अपील्स केवल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से ही एक्सेप्ट की जाती हैं, पेशेंट्स या उनके रिश्तेदारों से नहीं। इससे अकाउंटेबिलिटी पर सवाल उठते हैं। फी रेगुलेशन वाला पॉइंट जो आपने बताया वो भी अधूरा सा लगता है। सिर्फ 50% सीटों पर रेगुलेशन? हाँ, ये दूसरा बड़ा मुद्दा है, लिमिटेड फी रेगुलेशन। कानूनन एनएमसी सिर्फ 50% प्राइवेट सीटों की फीस ही रेगुलेट कर सकती है। बाकी 50% सीटों पर कॉलेजेस मनमानी एग्जॉर्बिटेंट फीस वसूल सकते हैं। इससे तो गरीब और मिडिल क्लास परिवारों के बच्चों के लिए मेडिकल एजुकेशन पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। इससे इनइक्वालिटी यानी असमानता बढ़ती है और एक्सेस टू मेडिकल एजुकेशन बाधित होता है। ये एक बड़ा कंसर्न है। और एथिक्स के मामले में ईएमआर भी कितना प्रभावी है? तीसरा चैलेंज है वीक एथिक्स ओवरसाइट। डॉक्टरों के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शंस लेने की प्रक्रिया में जुडिशियल ओवरसाइट की कमी है और क्लियर टाइमलाइंस का अभाव है। मतलब शिकायतें सालों तक खिंच सकती हैं। इससे ट्रांसपेरेंसी और इम्पार्शियलिटी पर सवाल उठते हैं। और वो नेशनल मेडिकल रजिस्टर? चौथा है नेशनल मेडिकल रजिस्टर, एनएमआर डिलेज। सभी डॉक्टर्स का एक सेंट्रल अपडेटेड रजिस्टर बनाना एक अच्छा कदम है, लेकिन डॉक्टर्स की क्रेडेंशियल्स का अपडेटिंग और वेरिफिकेशन प्रोसेस काफी स्लो है। इसका क्या खतरा है? खतरा यह है कि अगर रजिस्टर अपडेटेड नहीं है तो अनक्वालिफाइड या फेक प्रैक्टिशनर्स के मेडिकल प्रैक्टिस करने का रिस्क बना रहता है, जो मरीजों की जान के लिए खतरनाक हो सकता है। ये तो गंभीर बात है। तो ये सब चुनौतियां हैं, लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद एनएमसी का गठन क्या एक पॉजिटिव स्टेप माना जा सकता है? इसका सिग्निफिकेंस क्या है? हाँ, देखिए, चुनौतियों के बावजूद एनएमसी का गठन एक महत्वपूर्ण और पॉजिटिव स्टेप है। क्यों? क्योंकि ये भारत में मेडिकल गवर्नेंस को मॉडर्नाइज करता है। पुरानी एमसीआई व्यवस्था में कंट्रोल और इंस्पेक्शन का जोर ज्यादा था, जबकि एनएमसी रेगुलेशन और ट्रांसपेरेंसी पर फोकस करने की बात करता है। मतलब अप्रोच बदला है। हाँ, अप्रोच बदला है। इसने ब्यूरोक्रेसी को कम करने की कोशिश की है और पुरानी एमसीआई स्ट्रक्चर, जिस पर भ्रष्टाचार के काफी आरोप लगते थे, उसे खत्म किया है। ये देश भर में मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स लागू करके क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखता है। तो निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं हम एनएमसी के बारे में? निष्कर्ष ये है कि एनएमसी निश्चित रूप से एक प्रोग्रेसिव रिफॉर्म है, एक आगे की ओर बढ़ाया गया कदम है, लेकिन इसे और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए कुछ सुधार जरूरी हैं। जैसे इसमें ग्रेटर इंक्लूसिविटी लानी होगी, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स, सोशल साइंटिस्ट्स, सिविल सोसाइटी रिप्रेजेंटेटिव्स को शामिल करना होगा। एथिकल और डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म्स को और ज्यादा रोबस्ट, ट्रांसपेरेंट और टाइम बाउंड बनाना होगा। फी रेगुलेशन का दायरा बढ़ाना होगा ताकि मेडिकल एजुकेशन सबके लिए एक्सेसिबल हो सके। अगर ये सुधार किए जाते हैं तभी एनएमसी भारत में एक ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव मेडिकल एजुकेशन और हेल्थ केयर सिस्टम बनाने के अपने विजन को पूरी तरह साकार कर पाएगा। न्यूज इन शॉर्ट्स, मिसलेनियस टॉपिक्स। चलिए अब डिस्कशन के आखिरी हिस्से में आते हैं और कुछ और इंपॉर्टेंट करंट डेवलपमेंट्स पर एक नजर डालते हैं। न्यूज इन शॉर्ट्स 4.1, इंडियन एंड फ्रेंच पॉलिटिकल सिस्टम्स। पहली खबर फ्रांस से है। हाल ही में फ्रेंच पार्लियामेंट ने वहां की सरकार और प्रधानमंत्री को हटाने के लिए वोट किया, जिससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पैदा हो गई। ये घटना हमें इंडिया और फ्रांस के पॉलिटिकल सिस्टम्स की तुलना करने का एक अच्छा मौका देती है। एक कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव मिलता है। हाँ, ये इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है, खासकर यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए। दोनों देशों में कुछ सिमिलैरिटीज यानी समानताएं तो हैं। जैसे दोनों रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी दोनों के हेड्स ऑफ स्टेट इलेक्टेड होते हैं, हेरिडिटरी नहीं। दोनों लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी जैसे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पर आधारित हैं। दोनों में बाइकैमरल लेजिस्लेचर्स हैं, यानी संसद के 2 सदन हैं, और दोनों के पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस हैं जो सेपरेशन ऑफ पावर्स और रूल ऑफ लॉ सुनिश्चित करते हैं। हाँ, ये तो सिमिलैरिटीज हो गई, लेकिन की डिफरेंसेस क्या हैं जो दोनों सिस्टम्स को अलग बनाते हैं? डिफरेंसेस ज्यादा महत्वपूर्ण है समझने के लिए। सबसे बड़ा अंतर है कॉन्स्टिट्यूशनल मॉडल का। इंडिया एक पार्लियामेंट्री रिपब्लिक है। यहाँ रियल एग्जीक्यूटिव पावर प्रधानमंत्री और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास होती है, जो लोकसभा के प्रति अकाउंटेबल होते हैं। ये सिंगल एग्जीक्यूटिव सिस्टम है और प्रेसिडेंट काफी हद तक एक सेरेमोनियल हेड होते हैं। ठीक है। और फ्रांस एक सेमी प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक है। यहाँ डुअल एग्जीक्यूटिव सिस्टम है। प्रेसिडेंट के पास भी काफी सिग्निफिकेंट पावर्स होती हैं और प्राइम मिनिस्टर के पास भी। दोनों मिलकर एग्जीक्यूटिव चलाते हैं। अच्छा, तो वहां प्रेसिडेंट सेरेमोनियल नहीं होते? नहीं, बिल्कुल नहीं। फ्रांस के प्रेसिडेंट काफी पावरफुल होते हैं, खासकर फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस में। दूसरा बड़ा अंतर है प्रेसिडेंट के इलेक्शन का। इंडिया में प्रेसिडेंट का इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। एक इलेक्टोरल कॉलेज चुनता है जिसमें एमपीज और एमएलएज होते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और सीक्रेट बैलेट के जरिए। और फ्रांस
फ्रांस में प्रेसिडेंट का डायरेक्ट इलेक्शन होता है यूनिवर्सल अडल्ट सफ्रेज से, यानी आम जनता सीधे वोट डालकर चुनती है। पीएम की नियुक्ति और हटाने में क्या फर्क है? इंडिया में पीएम लोकसभा में मेजॉरिटी पार्टी या कोलिशन के लीडर होते हैं और उन्हें सदन का कॉन्फिडेंस बनाए रखना होता है। उन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, लेकिन चुनती लोकसभा ही है। फ्रांस में पीएम को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, लेकिन पीएम और उनकी सरकार को नेशनल असेंबली, वहां का लोअर हाउस, का कॉन्फिडेंस बनाए रखना होता है। जैसा कि हालिया घटना में हुआ, नेशनल असेंबली ने कॉन्फिडेंस विड्रॉ कर लिया। फेडरल डिजाइन में क्या अंतर है? इंडिया एक क्वाजी फेडरल देश है, मतलब इसमें फेडरल और यूनिटरी फीचर्स का मिश्रण है। पावर्स केंद्र और राज्यों के बीच बंटी हुई है, लेकिन झुकाव केंद्र की तरफ ज्यादा है। फ्रांस एक यूनिटरी देश है, सारी पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट में निहित है और लोकल गवर्नमेंट्स केंद्र के एजेंट के तौर पर काम करती हैं। और सेक्युलरिज्म का अप्रोच ये भी अलग है शायद? हाँ, बहुत अलग है। इंडिया में पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है, राज्य सभी धर्मों से समान दूरी रखता है, तटस्थ रहता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर सोशल रिफॉर्म के लिए इंटरवीन भी कर सकता है, जैसे अनटचेबिलिटी का एबोलिशन। फ्रांस में स्ट्रिक्ट सेक्युलरिज्म है, जिसे वो लाइसिटी कहते हैं। यहाँ धर्म और राज्य का पूर्ण सेपरेशन है। सार्वजनिक जीवन में धार्मिक प्रतीकों के प्रदर्शन पर भी प्रतिबंध है, जैसे स्कूलों में। तो संक्षेप में क्या कह सकते हैं? संक्षेप में इंडिया की प्रणाली पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर जोर देती है। फ्रांस का मॉडल स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंशियल लीडरशिप के साथ पार्लियामेंट्री चेक्स का प्रावधान करता है, लेकिन इससे अक्सर प्रेसिडेंट और पीएम के बीच पॉलिटिकल टेंशन की स्थिति भी बन जाती है, खासकर जब दोनों अलग-अलग पार्टियों के हों, जिसे कोहैबिटेशन कहते हैं। 4.2 विशाखापट्टनम डिक्लेरेशन। अगली शॉर्ट न्यूज है विशाखापट्टनम डिक्लेरेशन के बारे में। इसे हाल ही में विशाखापट्टनम में हुई 28th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस में अडॉप्ट किया गया है। जी हाँ, ये डिक्लेरेशन असल में डिजिटल गवर्नेंस को लेकर भारत के विजन को आगे बढ़ाता है। ये सिविल सर्विसेज में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच की वकालत करता है। होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच मतलब कि सरकार के सभी विभाग और एजेंसियां मिलकर कोऑर्डिनेटेड तरीके से डिजिटल सॉल्यूशंस को अपनाएं और लागू करें, साइलोज में काम न करें। अच्छा, इसके मुख्य प्रस्ताव क्या हैं? की प्रपोजल्स? कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं, जी। जैसे एक इंक्लूसिव, सिटीजन सेंट्रिक और ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस मॉडल बनाने का नेशनल विजन, शासन को ज्यादा एफिशिएंट और रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जैसे एआई, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, जीआईएस, आईओटी, डेटा एनालिटिक्स को इंटीग्रेट करना, ताकि रियल टाइम, मल्टीलिंगुअल और क्षेत्र विशिष्ट सेवाएं मिल सकें। टेक्नोलॉजी पे काफी फोकस है। हाँ, बिल्कुल। एआई के एथिकल और ट्रांसपेरेंट उपयोग को सुनिश्चित करने की बात भी है। कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं, जैसे डिजिटल इंडिया, BHISHINE, लैंग्वेज ट्रांसलेशन के लिए, डिजी यात्रा, एयरपोर्ट पर सीमलेस ट्रैवल के लिए। फिर जो सक्सेसफुल डिजिटल मॉडल्स हैं, उन्हें देश भर में रेप्लिकेट करने का प्रस्ताव है। जैसे कौन से मॉडल्स? जैसे मध्य प्रदेश का संपदा 2.0 प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, बेंगलुरु का ई खाता, महाराष्ट्र की रोहिणी ग्राम पंचायत का डिजिटल मॉडल, NHAI द्वारा ड्रोन से मॉनिटरिंग, DAMs। ग्रासरूट्स लेवल पे भी फोकस है। हाँ, नेस्टा फ्रेमवर्क, नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट की पहुंच दूर दराज के इलाकों जैसे नॉर्थ ईस्ट लद्दाख तक सुनिश्चित करना, और महिलाओं, युवाओं, ग्रामीण नागरिकों के लिए डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम्स चलाना। साइबर सिक्योरिटी और रेजिलियंस को मजबूत करना भी एक की प्रपोजल है। साइबर सिक्योरिटी तो बहुत जरूरी है आजकल। बिल्कुल। इसमें जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर, पोस्ट क्वांटम सिक्योरिटी और AI एनेबल सर्वेलेंस अपनाने की बात है, खासकर डिफेंस, ट्रांसपोर्ट जैसे क्रिटिकल सेक्टर्स में। एग्रीकल्चर एंड सस्टेनेबिलिटी के लिए नेशनल एग्री स्टैक डेवलप करने का प्रस्ताव है, ताकि किसानों को क्रेडिट, एडवाइस और मार्केट्स तक बेहतर पहुंच मिल सके। और आखिर में स्केलेबल डिजिटल सॉल्यूशंस के लिए पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन को बढ़ावा देना और रीजनल इनोवेशन हब्स बनाना, जैसे विशाखापट्टनम को IT और इनोवेशन हब के रूप में विकसित करना। इससे जुड़ा एक ग्लोबल डेवलपमेंट भी मेंशन किया गया है। अल्बानिया ने दुनिया का पहला AI मिनिस्टर नियुक्त किया है, DLA नाम का AI बॉट। हाँ, ये काफी फ्यूचरिस्टिक लगता है। खैर, विशाखापट्टनम डिक्लेरेशन का सिग्निफिकेंस ये है कि ये डिजिटल गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म 2.0 के लिए भारत के कमिटमेंट को दिखाता है और टेक्नोलॉजी के जरिए एफिशिएंट, अकाउंटेबल और सिटीजन सेंट्रिक सर्विस डिलीवरी का मार्ग प्रशस्त करता है। अच्छा, 4.3 इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एग्जेम्पशन ऑर्डर 2025। और आज की आखिरी न्यूज इन शॉर्ट है इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एग्जेम्पशन ऑर्डर 2025 के बारे में। ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 के तहत जारी किया है। जी। ये ऑर्डर मूलतः कुछ खास कैटेगरीज के व्यक्तियों और स्थितियों के लिए पासपोर्ट और वीजा रिक्वायरमेंट से छूट, एग्जेम्पशन प्रदान करता है। अच्छा, इसकी की हाइलाइट्स क्या है? किन्हें छूट मिलेगी? पासपोर्ट और वीजा दोनों की रिक्वायरमेंट से छूट इन्हें मिलेगी। ऑफिशियल ड्यूटी पर तैनात इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के जवान, कुछ स्पेसिफाइड बॉर्डर पॉइंट से भारत, नेपाल और भूटान के बीच ट्रैवल करने वाले इन देशों के नागरिक,
वैध रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और स्पेशल ट्रैवल परमिट वाले टिबेटन रिफ्यूजीज और अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए कुछ स्पेसिफिक रिलीजियस माइनॉरिटीज हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई जो 31 दिसंबर 2024 को या उससे पहले भारत में प्रवेश कर चुके थे, भले ही उनके पास वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स न हो या एक्सपायर्ड हो। ये सीएए से जुड़ा हुआ लगता है। हाँ, ये उसी कॉन्टेक्स्ट में है। इसके अलावा रजिस्टर्ड श्रीलंकन तमिल नागरिक जिन्होंने 9 जनवरी 2015 को या उससे पहले भारत में शरण ली थी, उन्हें भी छूट दी गई है। और सिर्फ वीजा एग्जेम्पशंस किन्हें दी गई हैं? वीजा एग्जेम्पशंस उन्हें दी गई हैं जिनके पास डिप्लोमेटिक या ऑफिशियल पासपोर्ट है और भारत के साथ म्यूचुअल अग्रीमेंट्स के तहत उन्हें वीजा की जरूरत नहीं है। वो विदेशी नागरिक जो भारत के मौजूदा नियमों के तहत वीजा ऑन अराइवल के लिए एलिजिबल है और बायलैटरल डिफेंस या नेवल कोऑपरेशन अरेंजमेंट्स के तहत नेवल वॉरशिप्स पर भारत आने वाले फॉरेन मिलिट्री पर्सनल। तो इस ऑर्डर का सिग्निफिकेंस क्या है? बॉर्डर मूवमेंट को सिंप्लीफाई करने का लक्ष्य रखता है। ये शरणार्थियों और द्विपक्षीय संबंधों को हैंडल करने में भारत के ह्यूमैनिटेरियन और स्ट्रेटेजिक अप्रोच को रिफ्लेक्ट करता है। इससे रीजनल मोबिलिटी, डिफेंस कोऑपरेशन और धार्मिक अल्पसंख्यक संरक्षण नीतियों को बल मिलता है। ये था आज का ऑडियो बुक डिस्कशन फ्रॉम विजन आईएएस मंथली मैगजीन। अगर आपको ये फॉर्मेट हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और एस्पिरेंट्स भी बेनिफिट ले सकें, बिकॉज गॉड हेल्प दोज हु हेल्प अदर्स। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जहां आपको कई अन्य स्टैंडर्ड बुक्स की ऑडियो समरी एंड नोट्स मिलेंगी। हमारी कोशिश है कि आप कहीं भी कभी भी सुनकर अपनी तैयारी जारी रख सकें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। धन्यवाद और जय हिंद।